आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। दिल्ली की सल्तनत किसकी होगी 2024 में, इसको लेकर पूरे देश में गहमा गहमी जारी है। लेकिन इसकी गर्माहट बिहार में भी खूब नजर आ रही है। खास करके दो धड़े में, एक धड़ा राष्ट्रवादी ताकतों के साथ, राष्ट्रवादी विचार के साथ जो है अपने आप को मजबूत बता रहा है, एक बार फिर से 2024 में सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उठाने की बात कहकर INDIA गठबंधन के तहत कई दल एक प्लेटफॉर्म पर हैं और सब लोग कह रहे हैं कि इस बार 2019 और 14 वाले को नहीं आने देंगे। लेकिन बिहार में किस तरफ ऊंट करवट लेगी, बिहार में किस तरफ किसका पलड़ा भारी होगा, ये सवाल तो अभी भविष्य में है। लेकिन सबसे बड़ा जो मौजूदा सवाल है वो सवाल है कि आखिर किस लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी होंगे। ना तो NDA ना ही महागठबंधन घटक के दल से किसी भी प्रत्याशी का अभी नाम आया है। दोनों तरफ से रस्साकसी जारी है और वोटर के बीच में प्रत्याशियों की होड़ ऐसी है कि सहमत का खेल कब किसके पाले में पड़ जाए यह भी कहना मुश्किल होगा। खास करके बिहार में NDA में किस तरीके से चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ चौंकाने वाला रिजल्ट देने का भी बात किया जा रहा है। लेकिन बिहार में जो इस बार यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में सबकी जो नज़र है वो नज़र है मुस्लिम वोटों पर। जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आई है, लगभग 18% आबादी वाला मुसलमान किस हैसियत से, किस तरफ, किस मोहब्बत, किस प्यार से किसकी तरफ अपने वोट की बौछार करेगी, सबकी नज़र है। सबसे बड़ा सीमांचल का इलाका जो बिहार में प्रमुख रूप से इसकी आबादी के रूप में जाना भी जाता है। और सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी जो पूरे देश में मुसलमानों के नेता और मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा तो नहीं करते, लेकिन दावा करते हुए नज़र जरूर आते हैं। और सीमांचल में उन्होंने अपने एक प्रत्याशी को भी उतारा है और प्रत्याशी का नाम है अख्तरुल इमान। लेकिन सवाल है कि क्या सचमुच में ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं? तो इन तमाम तरह के सवालों पर से अब पर्दा उठ गया है। ओवैसी ने बिहार में पहले ही 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब उनके प्रत्याशी के नाम भी सामने आ गए हैं। जी हाँ, शाहबाद इलाका से काराकाट संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी का ऐलान हो गया और प्रत्याशी के रूप में प्रियंका चौधरी इस बार AIMIM की प्रत्याशी के रूप में मैदान में दो हाथ करते हुए नजर आएंगे। तो महिला और महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर बिहार में राजनीति होती है और ओवैसी ने इसी राजनीति को आगे बढ़ाया है और काराकाट से अपने दूसरे प्रत्याशी का नाम साफ साफ ऐलान किया है, प्रियंका चौधरी के रूप में, जो मौजूदा समय में नासिरगंज क्षेत्र से जिला पार्षद भी हैं और वो जो है ओवैसी के पार्टी की तरफ से 2024 में लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में मौजूद हैं। अगर मौजूदा समीकरण की बात करें, मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें, तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर NDA गठबंधन के तहत जनता दल यू के प्रत्याशी महाबली सिंह विजयी होकर अभी तक मौजूदा समय में सांसद हैं। लेकिन जो चर्चाएं हैं 2024 में किस पार्टी के तरफ से, किस गठबंधन के तरफ से जो प्रत्याशी होंगे, उसमें NDA गठबंधन के मजबूत प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा माने जा रहे हैं, यानी कि महाबली सिंह की टिकट कटनी जो है कन्फर्म मानी जा रही है। लेकिन क्या कुछ होगा नहीं होगा, AIMIM ने अपने प्रत्याशी को देखकर, खास करके जो जातीय आंकड़े हैं उसमें जरूर सेंधमारी लगाने की कोशिश की है, आधी आबादी को रिझाने की कोशिश की है और फिर काराकाट क्षेत्र में भी मुसलमानों की अच्छी आबादी मानी जाती है। और एक संदेश भी है कि वैसे सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति मुसलमानों को लेकर ही नहीं करते हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं काराकाट संसदीय क्षेत्र को लेकर? जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं हो रही थी, अब प्रियंका चौधरी के मैदान में आने से कितना कुछ NDA या फिर कहें महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, या फिर काराकाट के समीकरण कुछ और बदल सकते हैं, या फिर इससे ओवैसी के पार्टी के छवि को कितना कुछ लाभ या नुकसान हो सकता है? तमाम तरह के सवालों के बीच में आप अपनी राय क्या रखते हैं प्रियंका चौधरी के बारे में, हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।